ऑडियोलॉजी इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ हियर। ये जो आपका हियरिंग लॉस होता है ये आपका सिर्फ कानों में नहीं होता है। ये आपने सुना होगा कोक्लियर इम्प्लांट, सीआई। किसी ने थप्पड़ मारा या आपका एक्सीडेंट हो गया, चोट लगे, जो आपका ईयर ड्रम होता है वो रप्चर हो जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी मेडिकेशन लेते हैं देन उसका एक साइड इफेक्ट हम कंसीडर कर सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस होता है। आज की जनरेशन क्या होता है कि बहुत ज्यादा हेडफोन, ईयरफोन का यूजेस करती हूँ। तो आज का पॉडकास्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। इस टॉपिक से रिलेटेड है जहाँ पे आपको हेयरिंग लॉस हो सकता है या फिर आपको कभी सुनने में दिक्कत आई है या कभी आप ऐसे ही नॉर्मली किसी से बात कर रहे हो, आपको लग रहा है यार मेरे को कम सुनाई दे रहा है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज मैं हूँ ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर एकता चौधरी के साथ, जो कि एक बहुत ही अच्छी ऑडियोलॉजिस्ट है और जो हमें इन सब टॉपिक के बारे में ब्रीफली बताएंगी। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ एंड मैं चाहूँगी कि आप एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें अपने व्यूअर्स के लिए। ओके, हाय एवरीवन, माई सेल्फ एकता चौधरी। आई एम एन ऑडियोलॉजिस्ट, so as of now I am working with HearClear. Okay, then what is audiology? Yes. Then audiology is basically a study of hearing से related आपको कुछ भी इश्यू होता है देन वो आपका ऑडियोलॉजी के अंदर आता है। ओके, सो ऑडियोलॉजी आपने बता दिया है कि हेयरिंग के अंदर आता है। तो लाइक ब्रीफली एक बार बता सकते हैं कि हेयरिंग प्रॉब्लम होती क्या है, क्योंकि यूजुअली लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं डेफनेस और हियरिंग प्रॉब्लम में। सो इन दोनों में कोई डिफरेंसेस है या सेम ही? हाँ, जस्ट हियरिंग लॉस क्या होता है, आपका डिफरेंट टाइप ऑफ हियरिंग लॉस एंड डिफरेंट डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस होता है। Okay. जैसे अगर मैं आपको एक नॉर्मल टर्म में बताती हूँ, आपका 25 विदिन 25 अगर हम कंसिडर करते हैं देन वो मिनिमल हियरिंग लॉस में आता है। Okay. आज के एनवायरनमेंट को देखते हुए 15 नॉर्मल कंसीडर करते हैं एंड देन 15 to 25 उसको हम लोग मिनिमल में कंसीडर करते हैं, बिकॉज आज की जनरेशन क्या होता है कि बहुत ज्यादा हेडफोन, ईयरफोन का यूजेस करके मिनिमल कैटेगरी में रखता है। आफ्टर 25 लाइक 26 to 40 एंड अबव 100 तो एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया में डिफरेंट डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस होता है, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर एंड प्रोफाउंड। ओके, इन केस ऑफ प्रोफाउंड हियरिंग लॉस उसमें क्या होता है वो आपके एक डेफनेस वाली कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी असिस्टिव डिवाइस नहीं वर्क करता है। इसके थ्रू आपको ये तो कोई भी सर्जरी से रिलेट करते हैं, आपको सर्जरी के साथ जाना होगा। जैसे कि आपका कोक्लियर इम्प्लांट, उसमें भी आपके मल्टीपल एक्सपेक्ट वर्क करते हैं कि आप सर्जरी में लाई डाउन करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ हेयरिंग के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सर्जरीज पे आ जाएंगे। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेयरिंग? ओके, 3 टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस होते हैं। ओके, फर्स्ट होता है आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेकंड आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड थर्ड इज मिक्स्ड हियरिंग लॉस। अगर मैं इसको कैटेगराइज करती हूँ अभी तो सेंसरी कंडक्टिव हियरिंग लॉस इज लाइक आपका इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी हियरिंग लॉस होता है। आपने देखा होगा कि जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ईयर डिस्चार्ज बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होता है बच्चों को, ईयर पेन एंड ईयर डिस्चार्ज, वो आपका आता है कैटेगरी ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये प्रॉपर आपका क्योरेबल हियरिंग लॉस होता है। सो लाइक ये यूजुअली बच्चों में होता है? हाँ, मतलब बड़ों में भी होता है, बट बड़ों में क्या होता है, एडल्ट में वो ट्रोमा से होता है, ट्रोमेटिक जो होता है। किसी ने थप्पड़ मारा या आपका एक्सीडेंट हो गया, चोट लगे, जो आपका ईयर ड्रम होता है वो रप्चर हो जाता है। या कोई भी इन्फेक्शन अगर आपको हो जाता है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये सब आपका कंडक्टिव में आता है। तो इसमें क्या होता है, आपका पूरा क्योरेबल होता है थ्रू मेडिकेशन, सर्जरी। आप ईएनटी के पास जाएंगे, ईएनटी आपको मेडिकेशन देंगे, आपको सर्जरी के लिए उस कैंडिडेसी में डालेंगे, तो ये आपका क्योरेबल होता है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में भी आपको हियरिंग लॉस होगा, मतलब माइल्ड, मॉडरेट एंड मॉडरेटली सीवियर तक जाएगा, बट क्या होगा, मेडिकेशन के साथ वो नियर टू नॉर्मल में आ जाएगा। ठीक है। सेकंड होता है आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ये ज्यादातर अगर इसका देखा जाता है, ये आपका होता है एडल्ट और आप ओल्ड एज में ज्यादा होता है ये। अब ये होता है ड्यू टू एज वाला फैक्टर, कि अगर आपको एज ज्यादा होती है तो उस केस में आपको एक नेचुरली डिटोरिएशन होता है जो कि आपका सेंसरी न्यूरल लॉस में आता है। अब ये आपका एक्सटेंड कैसे होता है, मतलब डिटोरिएशन ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि एक नॉर्मल एज के साथ डिटोरिएशन नॉर्मल आता है। बट ये एबनॉर्मल केस कैसे बनता है? एबनॉर्मल केस कैसे बनता है, जैसे ही ओल्ड एज लोग होते हैं
तो बीपी, शुगर, थायराइड, इन सब का मेडिकेशन का डोज होता है। तो काइंड ऑफ ये कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी मेडिकेशन लेते हैं देन उसका एक साइड इफेक्ट हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आप सपोज 12 साल से 10 साल से बीपी, शुगर, थायराइड कोई भी मेडिकेशन लेते हैं तो उसका एक माइनर सा साइड इफेक्ट होता है जो ये साइड इफेक्ट एक कैटलिस्ट का वर्क करता है जिसकी वजह से ही आपका जो एक रिएक्शन काइंड ऑफ तो उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से हो जाता है। हाँ। तो ये चीज अडल्ट्स में लाइक एज ग्रुप जिनकी एज ज्यादा हो जाती है उन्हीं में देखने को अबव ऑलमोस्ट अबव 50 आप कंसीडर कर सकते हैं कि अबव 50 एक एविडेंटली हियरिंग लॉस होता है। ओके। हाँ। थर्ड आपका आता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। अब सपोज किसी एक नॉर्मल एडल्ट केस ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एक्सीडेंट हुआ, उनको चोट लगी, ईयरड्रम रप्चर हो गया, ईएनटी को नहीं दिखाया, ओके। सपोज 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो वो एक कंडक्टिव हियरिंग लॉस था, मींस वो एक इन्फेक्शन था, क्योरेबल था। बट हम जब उसको एक डिले कर देते हैं, उस डिले वाले फैक्टर में क्या आता है कि आपका वो मिक्स्ड कैटेगरी में आ जाता है। वो एक परमानेंट काइंड ऑफ हियरिंग लॉस होता है। अब वो ना तो प्रॉपर कंडक्टिव वाले फैक्टर में आता है, ना वो प्रॉपर नर्व्स रिलेटेड में आता है। तो वो एक काइंड ऑफ बीच में रह जाता है जो आपका मेडिकेशन से ठीक भी हो सकता है या फिर आपको लास्ट में आपका हियरिंग एड बचता है कि जो कि हम न्यूरल लॉस में हियरिंग असिस्टिव डिवाइसेस यूज। ओके। सो लाइक सभी क्योरेबल होते हैं या ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ नहीं होते हैं? नहीं, सेंसरी हियरिंग लॉस क्योरेबल नहीं होते हैं। उनको सिर्फ एक स्टेबलाइज किया जा सकता है। जो डिटोरिएशन होता है उसको उसकी स्पीड को थोड़ा कम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हियरिंग एड असिस्टिव डिवाइसेस। सो लाइक हियरिंग एड पे आजकल काफी लाइक ये हो गया है कि बड़े लोगों को तो लगते ही है, बट मैंने अपने भी कॉलेज में देखा है कि एक दो लोगों को हियरिंग एड लगे होते हैं। तो लाइक डिफरेंट होते हैं एज ग्रुप्स पे या फिर सेम ही होते हैं? सेम ही होते हैं। ओके। तो डिपेंड्स कि हियरिंग लॉस क्या है। अगर मैं आपको लेम टर्म में बताती हूँ तो 3 तरीके के हियरिंग लॉसेस हियरिंग एड्स आते हैं। आपका CIC, RIC एंड BT। CIC क्या होता है? स्मॉलर एक जो डिवाइस होता है कंप्लीटली इन द कैनाल, तो वो बिल्कुल छोटा होता है, कान के अंदर चला जाता है। सेकंड होता है आपका RIC डिवाइस, रिसीवर इन द कैनाल, जो एक रिसीवर होता है, वायर होता है जो कान के अंदर जाता है, जो लाइक पीछे होता है। एंड लास्ट होता है आपका BT, बिहाइंड द ईयर, जो आपने देखा होगा कि ज्यादातर ओल्ड एज ग्रुप में लगाते हैं बड़े बड़े डिवाइसेस पाइप के साथ, तो वो होता है आपका BT। अब ये तीनों जो डिवाइसेस होते हैं ये हम लोग डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, जो मैंने आपको पहले बताया ना कि 26 to 40, 41 to 55, 56 to 70, इस कैटेगरी में लाई डाउन करते हैं कि आप किस पर्टिकुलर कैटेगरी में लाई डाउन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको हियरिंग एड बताया जाता है। एंड हम लोग देखा है कि आजकल यूज कर रहे हैं लोग ज्यादातर हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स हो गए, तो उसकी वजह से भी हियरिंग लॉस होता है? उसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सपोज आपका इन अ डे अगर आपका एक्सपोजर अबव 8 to 9 आवर्स का है, अगर आप 8 to 9 आवर्स डेली बेसिस पर यूज करते हैं तो प्रोबेबली इन फ्यूचर आपको हियरिंग लॉस जैसे सिम्टम्स आएंगे। और फिजिकली एट प्रेजेंट आपको उस टाइम पर ईयर पेन वाले सिम्टम्स आपको नजर आएंगे कि अगर आप 8 to 9 आवर्स एक्सपोजर लेते हो तो आपको ईयर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, एंड देन फ्यूचर में वो काइंड ऑफ कन्वर्ट हो जाता है आपके हियरिंग लॉस में। ओके। सो मैंने ना लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि ईयरफोन्स लाइक ज्यादा डैमेज करते हैं हेडफोन। हाँ, तो ऐसा सच्ची में होता है? हाँ, ये होता है क्योंकि ईयरफोन क्या होता है, आपको डायरेक्ट कैनाल में इंसर्ट किया जाता है। डायरेक्ट कैनाल में इंसर्ट किया जाता है, और जो हेडफोन होता है वो ओवर द पिन्ना होता है। तो उसमें क्या होता है, जो ओवर द पिन्ना होता है वो साउंड एक काइंड ऑफ लीकेज होती है, जिसकी वजह से जितना साउंड अंदर जाना चाहिए वो लीकेज की वजह से बाहर आ जाता है। तो इसलिए वो ज्यादा डैमेज नहीं कर पाते, और जो आपका इनसाइड वाले होते हैं वो प्रॉपर ओक्लूड हो जाता है, एंड देन डायरेक्ट आपकी जो वेव्स होती है वो डायरेक्ट अंदर जाती है, तो डायरेक्ट हिट होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर आपका वर्क प्रोफेशन आपको अलाउ करता है तो रेदर ईयरफोन की जगह आप हेडफोन यूज कर सकते हैं। डैमेजिंग वो भी है बट वो थोड़ा सा कम डैमेजिंग है आपका। ओके। एंड कितनी लाउड स्पीकर्स पे भी लोग गाने सुनते हैं कि चलो हमने एयरफोन्स ही लगाया, हम लाउड म्यूजिक सुनते, तो उसकी वजह से भी होता है लाउड से भी? अगर डेली बेसिस पे करेंगे तो होगा आपको। अदरवाइज आप नॉर्मल कोई फंक्शन है उसमें आप लेते हो तो उसका कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। वो एक टेम्परेरी हियरिंग लॉस होगा आपको एट अ टाइम, कि अगर सपोज आपने 4 to 5 आवर्स का एक्सपोजर लिया विद स्पीकर, तो उस विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पर आपको लगेगा कि ईयर ब्लॉक हो गया है, बट आफ्टर सम टाइम वो आपका ठीक हो जाएगा। ओके। एंड ईयर्स को लाइक
इट्स अ वेरी रैंडम क्वेश्चन, पर फिर भी लोगों को नहीं पता होता क्लीन कैसे करना होता है अच्छे से अपने ईयर्स को, क्योंकि मैंने ना काफी वीडियोस देखे हैं जो हम ईयरबड से क्लीन करते हैं तो हाँ। वो ईयर वैक्स अंदर चली जाती है। हाँ, correct. सो इज इट राइट, या ऐसे ही मतलब वीडियोस बनी? नहीं, वो बिल्कुल सही है। अब सपोज मैं आपको एक वो बताती हूँ, ये आपका ईयर कैनाल है, Okay. ये आपका ईयर ड्रम है। अगर हम इसको ईयर ड्रम कंसीडर करते हैं, ये आपका ईयर कैनाल एंड दिस ये आपका पिन्ना। ओके। अब यहाँ पर ना आपका वैक्स डिपॉजिट होता है। अब हम ईयरबड लेते हैं, ईयरबड के थ्रू हम लोग उसको अंदर इंसर्ट करते हैं, देन बाहर निकाल देते हैं। अब ईयरबड क्या होता है, थोड़ा सा ओवल शेप में होता है आगे की Yes, साइड पर। अब उससे क्या होता है कि हाफ ऑफ द जो वैक्स होता है वो पुश हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा अंदर चला जाता है एंड Okay. हाफ ऑफ द वैक्स बाहर आ जाता है। हाँ। अब जब हम फ्रिक्वेंटली वो चीज यूज करते हैं तो वो होता है तो चांसेस ये बन जाता है कि आपको ईयर ड्रम पर स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से Okay. आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अब आप अगर जो आपके ईयरबड्स होते हैं, अगर आप इसको चेक भी करते हो ना, तो उसके बॉक्स पर मेंशन रहता है कि ये आउटर ईयर के लिए है। Okay. आप ये ग्रूव्स जो होते हैं ना पिन्ना के, Yes. इसको क्लीन कर सकते हैं Okay. ईयरबड से, ना कि Okay. आपको अंदर डालना होता ये है। मुझे नहीं पता था। ये होता है, ये आउटर स्ट्रक्चर को जो ग्रूव्स होता है इनको क्लियर करने के लिए Okay. आपका ईयरबड्स होता सो है। व्हाट इज द करेक्ट वे? करेक्ट वे एट सच कुछ नहीं है। ईयर का अपना नेचुरली प्रोसेस होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा वैक्स होता है आपके कैनाल में, ईयर अपने आप निकाल देता है। ओके। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। बट जब आप ईयरबड यूज करते हैं, उसके कंप्लेन आती है कि आपके ईयर ड्राई हो गए हैं, आपको इचिंग होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपकी जो कैनाल होती है उसमें ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल सीक्रेट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको रब कर देता है। रब की वजह से क्या होता है, जो पोर्स होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है। Okay. तो जो ऑयल निकलना होता है वो ऑयल नहीं वो आ निकल- पाता है, जिसकी वजह से ये ड्राई हो जाता है। Okay. तो आपको कैनाल के लिए कुछ नहीं करना है। वैक्स भी जरूरी है आपके कैनाल में। जो एक्स्ट्रा वैक्स होता है वो ईयर अपने आप उसको बाहर निकाल देता है। तो ईयरबड तो ना ही यूज करें। ओके। एंड जैसे हम बात कर रहे थे अभी हेयरिंग लॉस, तो ये भी था ना कि कितनी लाइक सर्जरी से भी ये ठीक हो जाते हैं, या फिर हेयरिंग एड इज द लास्ट ऑप्शन? नहीं, डिपेंड्स कि आपका हियरिंग लॉस क्या है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस में भी सर्जरीज होती है, और कंडक्टिव हियरिंग लॉस में भी आपको हियरिंग लॉस होता है, है ना। तो वो आपका क्योरेबल हो जाता है। बट अगर आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, नर्व से रिलेटेड हियरिंग लॉस है, वो प्रोबेबली आपका हियरिंग एड से ही ठीक होता है। अब हियरिंग एड में भी सर्जरीज होती है। आपने सुना होगा कोक्लियर इम्प्लांट, CI, जो मोस्ट मतलब बच्चों में ज्यादा एविडेंटली आप देखते हो कि यहाँ पर एक प्रोसेसर बड़ा सा लगा रहता है एंड देन वो रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जिन बच्चों को प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है कि उनको हियरिंग एड भी हेल्प नहीं करती, उस केस में हम लोग सर्जरी करते हैं। उस सर्जरी के थ्रू बच्चे का आपका डेवलपमेंट हो जाता है, हियरिंग उनका ठीक हो जाता है, मतलब सुनाई देता है। ठीक है, सच बिल्कुल नियर टू नॉर्मल नहीं आएगा, बस उनको हेल्प मिल नॉर्मल जाएगी, थोड़ा बहुत सुनाई देता अच्छे से सुनाई देता है। अच्छा, जो आपको सुनाई देगा वो मुझे उनको सुनाई देगा। है। एंड ये हेयरिंग एड मतलब अगर हेयरिंग लॉस होता है वो चेक कैसे होता है? हाँ, तो इसके लिए मल्टीपल टेस्ट होता है, बट आपका सबसे बेसिक जो टेस्ट होता है वो होता है प्योर टोन ऑडियोग्राम। उसके थ्रू हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपको कितने परसेंट का हियरिंग लॉस है। तो उस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हम लोग आपको फिर हियरिंग एड प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसी टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हियरिंग लॉस, टाइप ऑफ हियरिंग लॉस क्या है, कंडक्टिव, सेंसरी एंड मिक्स। अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस आपका आता है देन आपको ENT के पास रेफर किया जाता है, और अगर आपको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है देन आपको हियरिंग एड ही लगाना होगा। सो बच्चों में भी लाइक न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं उनमें भी हेयरिंग लॉस देखने को मिलता है? हाँ जी। अच्छा, तो वो चेक कैसे होता है, क्योंकि वो तो बोल नहीं पाते, आपको बता नहीं पाते, तो उनमें कैसे चेक होता है? तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसका नाम होता है OAE। जैसे बच्चे का बर्थ होता है, आफ्टर 24 आवर्स ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो उसमें जस्ट बेबी का कोई भी रिस्पॉन्स ऐसे रिकॉर्ड नहीं होता है। तो बेबी जितना शांत रहता है, सो जाता है, वो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, तो उसमें हम लोगों को पता चल जाता है। उसमें क्राइटेरिया होता है रेफर एंड पास। अगर बेबी का हियरिंग नॉर्मल है तो वो पास आ जाता है। अगर बेबी को कोई भी डिफिकल्टी है, आउटर हेयर सेल्स में कुछ भी इश्यू है, तो वो आपका रेफर, आपको मशीन ही बता देती है कि आपका रेफर हो गया। अब सपोज कोई बच्चा पास आ जाता है, देन उसका हियरिंग नॉर्मल है, देन उनको इजी वे वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब किसी बेबी का अगर आपका रेफर वाला केस आता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको एक 1 मंथ का गैप दिया जाता है। अब उसमें क्या होता है कि जो कैनाल होते हैं उसमें थोड़ा सा लिक्विड सबमिट हो जाता है बर्थ के टाइम पर। अब विद इन अ मंथ क्या होता है, वो ड्राई हो जाता है अपने आप। तो उस केस में एक थोड़ा सा चांसेस ये मिल जाता है कि शायद उस फ्लूइड की वजह से बेबी का रेफर आया है। अब विद इन अ मंथ वो ड्राई हो गया है, दोबारा से OE कंडक्ट किया जाता है। OE कंडक्ट करने के बाद अगर बेबी फिर से रेफर आता है, तो एक टेस्ट होता है, वो 3 मंथ के बाद आपका टेस्ट रूल आउट किया जाता है, कोल्ड बेरा।
बैरा में भी बेबी का रिस्पॉन्स नहीं सबमिट होता है, बेबी को सुला दिया जाता है एंड देन उसका टेस्ट किया जाता है, तो उसमें हमें ये पता चल जाता है कि बेबी को हियरिंग लॉस है या नहीं है। अगर बेबी को हियरिंग लॉस है तो पर्टिकुलर किस साइट पर हियरिंग लॉस है, साइट ऑफ लीजन हमें पता चल जाता है बैरा से। अब सपोज वहां पर बैरा में हमें पता चल गया कि बेबी को हियरिंग लॉस है, तो उस केस में फिर बेबी को हम लोग असिस्टेड डिवाइस के लिए वो कर देते हैं कि आप बेबी ये सीआई के लिए जाएगा, कोक्लियर इम्प्लांट के लिए जाएगा, या हम लोग हियरिंग एड से कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो ये होता है। सो लाइक किस एज ग्रुप में, लाइक बच्चों को तो चलो हमने बात कर ली कि न्यूबॉर्न्स का, अभी जो मिड एज होती है बच्चों की एज टीनेजर्स, चलो अबव जो एज ग्रुप हो गया वो तो उनको तो हो ही जाता है एज फैक्टर की वजह से, लेकिन जो बीच के अपने एज हो गए, टीनेजर्स हो गए या उनसे छोटे हो गए, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है एज? हाँ, उनको भी हो जाता है। हाँ, ओके। वो जस्ट उस एज में जनरली आपको जो हियरिंग लॉस होता है वो कंडक्टिव फैक्टर में आता है, ईयर डिस्चार्ज आ जाएगा बच्चों को, तो वो सब क्योरेबल होता है, वो बच्चे बता देते हैं। रेदर कि अगर सपोज कि बच्चा नहीं रिस्पॉन्स कर पा रहा है पेरेंट्स की बातों का, तो उस केस में ये भी होता है कि बच्चों को जो अटेंशन लेवल होता है ना, वो एक मतलब मल्टीपल स्टेज होती है बच्चों का, डेवलपमेंटल स्टेज होता है, तो उस स्टेज में बच्चों का जो अटेंशन लेवल होता है वो थोड़ा सा कम होता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो पर्टिकुलर एक टास्क करते हैं तो वो उसी टास्क में इन्वॉल्व रहते हैं, रेदर कि पीछे से कोई आवाज आ रही है, बट जैसे आप उस पर्टिकुलर डेवलपमेंटल स्टेज क्रॉस करते हो देन आपका जो अटेंशन लेवल होता है वो डिफरेंट हो जाता है, देन आप मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व हो जाते हो। तो इन केस अगर कभी भी आपको लगता है कि आपका बच्चा नहीं सुनता है तो आप एक हियरिंग टेस्ट के लिए जा सकते हैं। तो अगर उसमें बच्चा नॉर्मल आता है तो मतलब ये है कि बच्चे का अटेंशन स्पैन थोड़ा सा कम है उसका डेवलपमेंट एज के अकॉर्डिंगली, और फिर फर्दर ईयर में आप उसका मतलब पर्टिकुलर टेस्ट करा सकते हो। ओके। एंड यूजुअली हमने ये भी देखा है कि ज्यादातर विलेजेस से ज्यादा आजकल सिटीज में हियरिंग प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा भी है? मतलब एनवायरनमेंट थोड़ा सा लाउड है, यहाँ स्टाइल भी मैटर करता है। हाँ, ओके। एंड यूजुअली हम लोग ना इतना सोचते नहीं है कि हेयरिंग प्रॉब्लम पे ना लोग इतना जाते नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जाए। यूजुअली इंडिया में तो लोगों को डॉक्टर के पास जाना ज्यादा पसंद ही नहीं होता, सोचते हैं कि हम बस दवाई ले ले ठीक हो जाएगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट राइट, आपको अगर आपकी हेयरिंग ठीक भी है तब भी आपको एक बार आपको चेकअप कराना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने बताया कि हेयरिंग लॉस का सिम्टम्स थोड़ा लेट आइडेंटिफाई होता है, तब तक आपको अबव 30% हेयरिंग लॉस हो चुका होता है। तो अब वो 30% हेयरिंग लॉस हो गया, उसको कभी भी हम बेटर पोजीशन में नहीं ला सकते। अगर आपका सेंसरी हियरिंग लॉस है तो वो हमेशा डिटोरिएट ही होगा। तो अगर आप एवरी ईयर एक टेस्ट कराते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपको कहाँ पर रोकना है, बिकॉज ये जो आपका हियरिंग लॉस होता है ये आपका सिर्फ कानों में नहीं होता है। आफ्टर सम टाइम्स अगर ज्यादा हियरिंग लॉस होता है और आप कोई भी हेल्प नहीं लेते हो असिस्टेड डिवाइस की या मेडिकेशन की, तो वो आपके माइंड को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। आप माइंड को, हाँ, आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में ना पेशेंट भूलने लग जाते हैं चीजें। हाँ, वो होता है लैक ऑफ स्टिमुलेशन। जब आपको ऑडिटरी स्टिमुलेशन नहीं मिल पाता है तो ना आपका ब्रेन थ्रू ऑडिटरी स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स करना थोड़ा स्लो कर देता है। जब हम पेशेंट को, कोई हमारे पास पेशेंट आता है बोलते हैं कि हमें 10 साल से हियरिंग लॉस था, हमने हियरिंग एड लगाया, उनको आवाज आती है समझ नहीं आता है, बिकॉज उनका जो एक प्रैक्टिस था ना वैसे वर्क करने लग गया। हाँ, तो वो प्रैक्टिस में नहीं रहा है थ्रू साउंड स्टिमुलेशन, तो उसकी वजह से उनको ना समझ नहीं आता है। आपने ये भी देखा होगा कि जिस भी इंसान को हियरिंग लॉस होता है वो प्रिफर करते हैं कि वो आपसे ना फेस टू फेस बात करे, आई से कांटेक्ट करते हैं कि लिप रीड करते हैं, क्योंकि उनका ऑडिटरी स्टिमुलेशन जा चुका है। ऑडिटरी स्टिमुलेशन वो लेते ही नहीं है, तो वो पूरा डिपेंडेंट हो जाता है आईज पर। तो इसीलिए अर्ली स्टेज में ही आपको हियरिंग डिवाइसेस लगाने चाहिए ताकि आपका हियरिंग भी काइंड ऑफ स्टेबल, ज्यादा एविडेंटली हियरिंग एड यूज करने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोग ब्लूटूथ बहुत अच्छे से यूज करते हैं। और अभी तो मतलब इतनी अच्छी अच्छी डिवाइसेस आ चुकी है कि वो आपको बिल्कुल एज इट इज लुक देती है कि आपने ब्लूटूथ लगाया हुआ है, तो बट फिर भी रिजेक्ट करता है। तो आई डोंट थिंक सो उनको ये करना चाहिए, बिकॉज प्रायोरिटी आपका हियरिंग होना चाहिए, ना कि आपका एक फिजिकल अपीयरेंस की आपको क्या इफेक्ट करता है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है हमारे लिए। फीमेल्स भी थोड़ी सी कॉस्मेटिक व्यू को लेकर ना थोड़ा सा हेजिटेट करती है कि उनको दिखेगा नहीं दिखेगा, बट हम लोग उनको ये समझाते हैं कि अगर आप डिवाइस नहीं भी पहनते हो ना तब भी सामने वाले को पता चल जाता है कि आपको हियरिंग लॉस है, बिकॉज आप बार बार उनसे रिपीट करने के लिए बोलते हो। तो वो नेचुरली है कि आपने हियरिंग एड लगाया, सामने वाले को तभी भी पता चलेगा कि आपने हियरिंग एड लगाया। बट उस केस में क्या होगा कि आप सोशली ज्यादा
एक्टिव फॉर्म में आ सकते हो, बिकॉज आप इजिली सुन सकते हो। और अगर आप डिवाइस नहीं लगाते तब भी सामने वाले को पता है कि आपको हियरिंग लॉस है, बट उसमें आपका ये नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है कि आप सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, कि आपको सुन ही नहीं पा रहा है, देन आप उसमें क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, ये थोड़ा सा होता है। ओके, एंड हमने बीच में बात करी थी कि फंगल इन्फेक्शन वगैरह की वजह से भी होता है, तो ये फंगल इन्फेक्शन क्यों हो जाता है? ये जैसे अभी ना मॉनसून वाला मौसम है, अब सपोज किसी का हिस्ट्री पहले से ऐसा ही रहा है कि उनको इन्फेक्शन होता है, ईयर डिस्चार्ज होता है, अब उस केस में मॉनसून में आने के बाद आपको थोड़ा सा हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपको दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है। उस केस में आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप नहाने के लिए जाते हो, देन आप भी कोई भी कॉटन ले सकते हैं, कॉटन पे ना वैसलीन लगा सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, कोई भी वाटर आपका वाटर अंदर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन बिल्डअप नहीं होगा। क्योंकि आपने जनरली देखा होगा इन्फेक्शन कहाँ पर आता है, जहाँ पर मॉइस्चर होता है। तो अगर आपके ईयर में मॉइस्चर है और एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है, तो चांसेस ये हो जाता है कि आपको हियरिंग, आपको जो इन्फेक्शन होता है वो ज्यादा जल्दी होगा। तो इस केस में आप ये कर सकते हैं कि अपने ईयर को ड्राई रखना है, कोशिश ये करनी है कि पानी ना जाए कान में, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। एंड मैंने देखा है कि अगर कान में पानी चला जाता है ना, तो लोग ऐसे 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 हिला के उसे निकालने का ट्राई करते हैं, तो ऐसे निकल जाता है। निकल जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, क्योंकि आपका कैनाल जो स्ट्रेट नहीं होता है, इस टाइप का होता है आपका कैनाल, तो उसका एक पोजीशन होता है, अगर आप उस पर्टिकुलर पोजीशन से अपने कैनाल को पुल या पुश करते हो तो वो निकल जाता है। ओके, सो एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड? बस मेनली तो यही है कि आप हर साल एक टेस्ट कराते रहे, बिकॉज इसके मल्टीपल साइड इफेक्ट होता है कि जो आपको बाद में जाके पता चलेगा, एंड देन सिर्फ आपको फिर रिग्रेट होगा कि अगर ये आपको शायद 1 साल पहले पता चल जाता तो क्योर हो सकता था। वो एक अच्छे पॉइंट पर हम लोग उसको रोक सकते थे। आपके मेंटली आपको कोई भी उसका इफेक्ट नहीं आता, आपकी अंडरस्टैंडिंग एज इट इज होती जैसी आपकी 2 साल पहले थी। तो आपको हर साल एक ENT के पास जाना चाहिए, उनसे ईयर वैक्स क्लीन कराना चाहिए, खुद से ईयर वैक्स नहीं निकालना है, ईयरबड नहीं डालना है। ENT के पास आप जाएंगे वैक्स क्लीन कराने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो आपको एक प्योर टोन के लिए भेज देंगे, तो आपका वहां पर एक हियरिंग टेस्ट भी हो जाएगा, जिसकी वजह से आप एक प्रॉपर रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। आप उस रिपोर्ट को एज एन बेस लाइन अपने पास रख सकते हो कि नेक्स्ट ईयर अगर आप टेस्ट कराते हो तो आपका प्रीवियस ईयर में क्या थ्रेशोल्ड थे और मतलब जो रिसेंट ईयर है उसमें क्या थ्रेशोल्ड थे, तो आपको रेट ऑफ डिटोरिएशन पता चल जाएगा कि कितनी फास्टली आपका रेट ऑफ डिटोरिएशन हो रहा है। अगर रेट ऑफ डिटोरिएशन होता है देन आप क्या क्या उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, वो हम आपको हेल्प करेंगे बताने के लिए। उसके लिए जो टेस्ट होते हैं वो सबको करवाने चाहिए या फिर जब आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को थोड़ी आवाज कम आ रही है तभी करवाना चाहिए? नहीं, आपको हर साल एक मेडिकली आपको ये टेस्ट कराना चाहिए, बिकॉज हियरिंग लॉस का एक डिमेरिट ये होता है कि जब तक आपको माइल्ड हियरिंग लॉस होता है पेशेंट को नहीं पता चलता है कि उनको हियरिंग लॉस है। जस्ट एज एन ह्यूमन पेशेंट को लगता है कि शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से नहीं ही सुनाई दिया है। बट अगर आप एक रूटीन चेकअप कराते हो अपना एवरी ईयर, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आप बॉर्डर लाइन पर है, आपको हियरिंग लॉस हो चुका है या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हियरिंग लॉस है या नहीं है, तो जस्ट ये रूल आउट हो जाता है। देन आपके प्रिकॉशन आपको बता दिए जा सकते हैं कि आप ये कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका हियरिंग लॉस थोड़ा सा डिले हो जाता है। क्या कोई ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि अगर आपको थोड़ा माइल्ड हियरिंग लॉस है तो वो कम हो जाए विदाउट एनी मेडिसिन? उसको हम कम करने का ट्राई कर सकते हैं। सपोज किसी को, जैसे मैंने पहले बताया कि बीपी, शुगर, थायराइड होता है, तो आप कोशिश कीजिए उनमें कोई भी फ्लक्चुएशन ना आए। अगर उनमें फ्लक्चुएशन होता है तो आपका हियरिंग लॉस में फ्लक्चुएशन आता है। सेकेंड, अगर आपका वर्क प्रोफेशन आपको अलाउ करता है हेडफोन, ईयरफोन, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं थ्रू स्पीकर से, मतलब नॉर्मल स्पीकर से बात कर सकते हैं। और लाउड साउंड में अवॉइड कीजिए जाना, जैसे क्लबिंग होती है, पार्टी, अगर आप डेली बेसिस पर वीकेंड में यूज करते हैं तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप उसको थोड़ा सा क्योर कर सकते हैं। ये भी होता है कि हमने वैसे एयरफोन्स के बारे में बात करी, लेकिन कुछ लोगों को ये भी होता है कि हमें एयरफोन्स लगा के सोना है, भाई हमें गाने सुनते हुए नींद नहीं आती बिना गानों के, तो वो कितना उससे ज्यादा डैमेज करते हैं, क्योंकि रात को तो आपको पता ही नहीं आप कब सो गए, चले जा रहे हैं। डैमेजिंग तो होता है। अबव 6 आवर, अगर एक नॉर्मल उसमें बताते हैं अबव 6 आवर का अगर आप एक्सपोजर लेते हो, ईयरफोन, हेडफोन, कुछ भी, तो वो आपको एक परमानेंट डैमेज कर देगा। उस टाइम पर नहीं करेगा, हाँ ये जरूर है, बट फ्यूचर में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अबव 50 आपको हियरिंग लॉस थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, तो आपको अर्ली सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप डेली बेसिस पर ये करते हो तो। एंड व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स?
कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि अगर आप ग्रुप डिस्कशन में होते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको आवाज आ रही है बट अंडरस्टैंडिंग में इशू आएगा, क्लैरिटी आपकी मिसिंग हो जाएगी। Okay. सेकंड होता है कि एक टर्म होता है टिनाइटस। अगर आपको हाई फ्रिक्वेंसी लॉस होता है मेनली, उस केस में आपको विद इन अ ईयर एक आवाज सुनाई देती है। Okay. तो वो भी एक सिम्टम्स होता है कि आपको हियरिंग लॉस स्टार्ट हो गया। Okay. तो जनरली ये सिम्टम्स होते हैं आपके हियरिंग लॉस के कि आप एक ग्रुप डिस्कशन में डिस्टेंस में ना मिस आउट करना स्टार्ट करते हैं वर्ड्स को। ओके, सो आपने जैसे बताया कि हमें ईयरली अपने ईयर्स चेक कराने चाहिए, तो ऐसा भी हमें होता है कि कहाँ पे जाए, लाइक हम रीच आउट कैसे करें, किसके पास जाए, किसके पास ना जाए, तो वो आप बताइए लाइक कैसे रीच आउट कर सकते हैं। हाँ जी। जैसे मैं अभी हेयर कलर में वर्क कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर 2.5 इयर्स हो चुके हैं। Okay. तो जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आप जस्ट गूगल पर जाकर हेयर कलर सर्च करते हो ना, देन आपको प्रोबेबली आपके नियरेस्ट, आपके होम टाउन के पास, आपकी एक जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ की लोकेशन के नियरेस्ट आपको क्लिनिक मिल जाएगा। बिकॉज हमारे मल्टीपल्स क्लिनिक है, पैन इंडिया है हम लोग। तो आप बैंगलोर, मुंबई, जम्मू, दिल्ली एनसीआर प्रॉपर, जयपुर, आप कहीं पर भी रहते हो, आपको सब जगह पर हमारे क्लिनिक्स मिलेंगे। जस्ट आपको गूगल पर जाना है, हेयर कलर मेंशन करना है, देन आपके पास आपका नियरेस्ट क्लिनिक अवेलेबल होगा। और जो लोग क्लिनिक्स में नहीं जा सकते, तो आप लाइक घर पे भी जाते हैं। हाँ जी। अब कुछ पॉपुलेशन ऐसी होती है जो क्लिनिक नहीं विजिट कर पाते हैं, वो बेड रिडन होते हैं, तो उस केस में आप हमें रीच आउट करेंगे, हम आपके घर पर आएंगे। आपको जो सर्विसेज हम लोग क्लिनिक में प्रोवाइड करते हैं, हियरिंग टेस्ट, वो एज इट इज टेस्ट आपका घर पर हो जाएगा। तो इसमें आप मतलब जो ओल्ड एज होते हैं तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा कि आप नहीं आ पाते तो हम लोग आपके डोर पर आ जाएंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड ये लाइक ओल्ड एज के लिए ही है या किसी भी एज फैक्टर में आप सबके लिए घर पे चले जाते हैं? वैसे सबके लिए जा सकते हैं, बट प्रोबेबली ओल्ड एज के लिए थोड़ा सा ज्यादा इस वजह से हो जाता है बिकॉज ऑफ कि वो नहीं आ पाते हैं। Okay. थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है, या थोड़ा ना ओल्ड एज रिजिड हो जाते हैं कि वो नहीं क्लिनिक में आना चाहते हैं, या थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, तो उस केस में हम लोग घर पर जाते हैं। अच्छा, हाँ, अब जैसे हमारे व्यूअर्स देख के आ रहे हैं तो उनके लिए कोई डिस्काउंट भी होगा? हाँ जी, आप आ सकते हैं, आपके लिए पक्का डिस्काउंट होगा। So like अभी आप ऐसे ही बोल रहे हो कि नहीं, आपका नाम लेंगे तो हम पक्का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कर सकते हैं आपका, अगर आप क्लिनिक पर आते हैं। ओके, सो अगर आपको हियरिंग टेस्ट कराना है तो आप बिल्कुल इनके पास जा सकते हैं, एंड ज़रूर डिस्काउंट मांगना मत भूलना। सो यही था पॉडकास्ट। आई थिंक आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, एंड आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। सो इन लास्ट आपको कुछ कहना चाहोगे लाइक अपने व्यूअर्स को, कि कुछ टिप्स देना चाहोगे या फिर समथिंग एल्स? सबसे पहले अवॉइड ईयरबड्स, एंड सेकंड ईयरली एक चेकअप जरूर कराना है आपको। टेस्ट का नाम होता है PTA, तो आप इसके थ्रू जाते हो तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आपके ईयर्स कहाँ पर स्टैंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलूँगी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।